नमस्कार दोस्तों मैं अभिषेक कर्ण एक बार फिर से आप सभी का कॉन्सेप्ट टाइम के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि इस महामारी के दौर में आप और आपका परिवार सुरक्षित होगा। दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा विभिन्न न्यूज़ चैनल्स और न्यूज़पेपर्स के माध्यम से कि इस समय प्रकृति एक अलग मूड में है, चाहे वो कोविड को लेकर हो या फिर आप देखेंगे कि भारत के पश्चिमी राज्य इस समय चक्रवात से बहुत ज़्यादा परेशान है या साइक्लोन से बहुत ज़्यादा परेशान है। तो हम समझेंगे साइक्लोन क्या होता है। तो इस साइक्लोन को हमको पढ़ना है क्योंकि पश्चिमी भारत में बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है इस साइक्लोन या चक्रवात से। तो अगर सामान्य शब्दों में हम बात करें कि साइक्लोन होता क्या है, तो साइक्लोन एक नेशनल डिज़ास्टर या राष्ट्रीय आपदा है, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा कल्चरल लैंडस्केप और नेचुरल लैंडस्केप प्रभावित होती है। मतलब मानव निर्मित भूदृश्य जो भी, चाहे वो भवन हो या पेड़ पौधे हों, और बहुत सारे नेचुरल चीज़ें मानव निर्मित, मतलब जैसे भवन और जितनी मानव निर्मित स्थलाकृतियाँ हैं वो, और कल्चरल मतलब कि बहुत सारे नेचर से संबंधित जैसे पेड़ पौधे, ये सब भी इस चक्रवात से प्रभावित होते हैं। तो हम समझेंगे चक्रवात क्या होता है और विस्तार से समझेंगे एक एक टॉपिक को आसान शब्दों में कि आखिर इसका फिनोमिना क्या है, सब कुछ समझेंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि न्यूज़ चैनल्स और न्यूज़पेपर्स में बात हो रही है साइक्लोन, जिसका नाम है टॉक्टे। तो हम समझते हैं ये है क्या। साइक्लोन की अगर हम बात करें तो ऐसा नहीं है कि साइक्लोन सिर्फ आज आया है। जो मुझे पता है कि साइक्लोन की सबसे पुरानी चर्चा मिलती है वो हमें हमारी पौराणिक कथाओं में मिलती है। श्रीमद् भागवत महापुराण में श्री कृष्ण की एक कथा का वर्णन है और ये कथा द्वापर युग से संबंधित है। और इसमें बताया गया है कि श्री कृष्ण के जो मामा थे कंस, उन्होंने एक बार श्री कृष्ण को मारने का प्लान बनाया और इसी क्रम में उन्होंने तृणावर्त नामक एक राक्षस को श्री कृष्ण को मारने के लिए, श्री कृष्ण का वध करने के लिए भेजा। अब ये तृणावर्त नामक राक्षस जब आया तो इसने किया क्या कि इसने एक तूफान या चक्रवात का रूप धारण कर लिया। चक्रवात क्या होता है, आपने गांव में देखा होगा कि वायु इसमें गोल रूप से ऐसे ऐसे घूमती है या ऐसे ऐसे घूमती है, तो यही चक्रवात होता है। तो तृणावर्त ने, जो कंस के द्वारा भेजा गया था, उसने भगवान श्री कृष्ण को मारने के लिए क्या चक्रवात का रूप धारण कर लिया और श्री कृष्ण को उस चक्रवात में, उस गोली वायु में फंसा लिया और बहुत ऊपर तक लेकर चला गया। लेकिन श्री कृष्ण चूँकि भगवान थे तो उन्होंने ऊपर जाकर अपना वेट बढ़ाना शुरू कर दिया और इसके कंधे पर बैठकर इसकी गर्दन दबा दी और तृणावर्त की मृत्यु हो गई। तो ये हमारी पौराणिक कथाओं से, श्रीमद् भागवत महापुराण से, जो पुराणों में से एक है, उससे हमें इस कथा की जानकारी मिलती है। तो इस चक्रवात या साइक्लोन के साक्ष्य हमें बहुत प्राचीन काल से उपलब्ध होते रहे हैं और ये आज भी आते हैं। तो इन्हें समझते हैं ये क्या है। तब भी ये डिज़ास्टर के रूप में थे, श्री कृष्ण की जान लेने की कोशिश कर रहे थे। और आप भी अगर आज पश्चिम भारत में देखोगे तो चाहे वो महाराष्ट्र हो या गुजरात हो, तो ये सारे राज्य नकारात्मक रूप से इस नेचुरल डिज़ास्टर या प्राकृतिक आपदा से प्रभावित हो रहे हैं। अब अगर हम थोड़ा सा आगे बढ़ें तो अब हम समझेंगे कि आखिर ये साइक्लोन या चक्रवात होता क्या है। अलग अलग जगहों पर, राजस्थान हो, एमपी हो, यूपी हो, कोई भी स्टेट हो, पूर्वी भारत के राज्य उड़ीसा हो या कहीं पर भी हो, तो इस चक्रवात को अलग अलग नामों से जानते हैं। जैसे मैं जहाँ पर यूपी में पला बड़ा, वहाँ पर इस चक्रवात को बोलते थे बौड़म बाबा। मतलब इनको एक बड़े किसी तांत्रिक बाबा टाइप की उपाधि प्राप्त थी और कहा जाता था कि बौड़म बाबा के पास मत जाना, क्योंकि वो घूमते रहते थे। तो बचपन से डरवा दिया गया कि वो उड़ा ले जाते हैं ऊपर, और कहाँ तक ले जाते हैं किसी को नहीं पता। तो वो हकीकत थी। लेकिन ये है कि हमारे उत्तर भारत में और ख़ासकर हमारे क्षेत्रों में, यूपी बिहार वाली बेल्ट में, साइक्लोन की इंटेंसिटी या तीव्रता इतनी अधिक नहीं होती कि उड़ा ले जाए। खैर, ये तो बातें हो गई। अब हम टॉपिक में एंटर करते हैं और सबसे पहले हम समझते हैं कि साइक्लोन होता क्या है। अगर हम साइक्लोन की बात करें तो साइक्लोन क्या होता है। साइक्लोन स्थल पर भी बन सकता है, जैसे आपने देखा होगा, और साइक्लोन कि जल पर भी बन सकता है। तो चूंकि ये जो साइक्लोन है टॉक्टे है, ये आपने देखा होगा कि अरेबियन सी में बना है। अरेबियन सी, जब आप भारत का, इंडिया का मैप देखोगे तो जब राइट हैंड साइड, अगर इंडिया के मैप को सामने रखोगे, राइट हैंड साइड जो समुद्र दिखेगा वो बे ऑफ बंगाल या बंगाल की खाड़ी कहलाता है, और जो लेफ्ट साइड समुद्र दिखेगा उसे अरेबियन सी या अरब सागर कहते हैं। तो अब आते हैं कि साइक्लोन होता क्या है। इसको ध्यान से देखिए, एकदम आसान शब्दों में समझाने का प्रयास करूंगा। देखिए, जब भी
मान लेते हैं ये गोला आपको दिख रहा है कि ये ऐसे ऐसे पानी घूम रहा है, ठीक है ना। तो मान के चलते हैं कि जब भी ये पानी भी इसे मान सकते हैं या इसे हम एयर भी मान सकते हैं, वायु भी मान सकते हैं। तो माना कि अभी हम टॉकटे की बात कर रहे हैं, तो मानते हैं अरब सागर में इस टाइम मई का महीना है, तो सूर्य भी भारत पर, दक्षिण भारत में मई में लगभग महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में लंबवत हो जाता है। तो माना सूर्य इस पॉइंट पर क्या है, ये जो पॉइंट आपको दिख रहा है, इस पॉइंट पर, इस रेखा पर सूर्य लंबवत है। यानी अगर सूर्य को हम ऐसे समझें, सूर्य यहाँ से फोकस डाल रहा है। अब सीधी सी बात है कि सूर्य की एक किरण तो यहाँ पड़ेगी, ठीक है ना, और कुछ किरणें अगर सूर्य का फोकस यहाँ पर है तो ये साइड में पड़ेंगी, ठीक है ना। अब जो किरण सूर्य, अगर ये है, ये पेन को अगर इसको सूर्य माने और ये एकदम इसके सामने है, तो जो यहाँ से ये किरण पड़ेगी, ये क्या करेगी, ये एकदम सीधी पड़ रही है, ठीक है, और वायुमंडल में बहुत कम दूरी तय कर रही है। और ये जो तिरछी किरणें पड़ रही हैं इस साइड और इस साइड, तो पहली बात क्या होगा, ये बहुत दूरी तय कर रही हैं। यानी आप अगर चाय लेने जाते हो और आपको कम दूरी तय करनी पड़ेगी, अगर आप दुकान आपके नज़दीक है, तो आप जब चाय लेकर आओगे दुकान से तो आप देखोगे कि चाय गर्म है। लेकिन अगर आप चाय लेकर दुकान से आए और दूरी अधिक तय करनी पड़ी तो चाय ठंडी हो जाएगी। वैसे ही सूर्य की किरणों में होता है कि यहाँ से आई, दूरी कम है तो यहाँ का ताप ज़्यादा बढ़ाएंगी, और साइड में जहाँ पर तिरछी पड़ेंगी वहाँ का तापमान इसकी तुलना में उतना नहीं बढ़ा पाएंगी, ठीक है। दूसरी चीज़, जब सूर्य की किरणें यहाँ लंबवत पड़ेंगी तो आप देख रहे हो कि सूर्य की किरणें अगर लंबवत पड़ेंगी तो एक ही जगह पर फोकस करेंगी, लेकिन जब तिरछी पड़ेंगी तो टॉर्च कभी तिरछी जलाइए तो क्या होगा, उसका जो प्रकाश होता है वो वितरित हो जाता है, मतलब छितर जाता है, फैल जाता है। वैसे ही जो सूर्य का प्रकाश या सूर्य का ताप या सूर्य की किरणें इधर पड़ेंगी वो एक जगह पर फोकस होंगी, जो तिरछी जाएंगी वो फैल जाएंगी। बस यही कॉन्सेप्ट है। नहीं समझ में आया फिर वीडियो को पीछे करके समझने का प्रयास करिए। अब माना सूर्य की किरणें यहाँ पर लंबवत पड़ रही हैं, तो होता क्या है कि अगर यहाँ पर सूर्य की किरणें पड़ गई, मान लिया अभी जैसे अरेबियन सी में है, अरेबियन सी में, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा हाई टेम्परेचर। अगर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ रही हैं तो यहाँ का टेम्परेचर हाई हो जाएगा, और टेम्परेचर हाई होने से क्या हो जाएगा, जो वायु का जो वो अणु हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, वो क्या हो जाएंगे, उनको एनर्जी मिल जाएगी, क्योंकि उष्मा भी एक प्रकार की ऊर्जा है। तो जैसे ही वो अणु गर्म होंगे तो इसका मतलब क्या हो गया, उनको ऊर्जा मिल गई, उन्होंने ग्लूकॉन डी पी लिया, और जैसे उन्होंने ग्लूकॉन डी पी लिया वो उत्पात मचाने लगेंगे, दूर दूर भागने लगेंगे। और जैसे ही वो दूर दूर भागेंगे, पहले दो अणु इस दूरी पर थे, अब वो इस दूरी पर हो गए, तो इसका मतलब होगा कि वायु हल्की हो गई, या हम कह सकते हैं इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, यानी दो अणुओं के बीच का जो स्थान था वो ज़्यादा हो गया। और जैसे ही इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस ज़्यादा होगा तो क्या हो जाएगा, वायु हल्की हो जाएगी, और जैसे ही वायु हल्की होती है वो ऊपर उठ जाती है। तो जैसे ही वायु यहाँ से ऊपर उठेगी क्या डेवलप हो जाएगा, लो प्रेशर। फिर बोल रहा हूँ, सूर्य की किरणें यहाँ पर पड़ेंगी हाई टेम्परेचर, क्योंकि लंबवत पड़ रही हैं या अधिक कोण से पड़ रही हैं तिरछी किरणों की तुलना में। जैसे ही सूर्य की किरणें यहाँ पर पड़ेंगी तो यहाँ के जो वायुमंडल के या वायु के, एयर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या हो जाएगा, एटमॉस्फेयर के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच की दूरी बढ़ जाएगी, क्योंकि उन्होंने ग्लूकॉन डी पी लिया, और जोश में आ जाएंगे, भागना शुरू कर देंगे। जैसे ही उनके बीच की दूरी बढ़ेगी तो हम कह सकते हैं इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस या अंतर आणविक स्थान बढ़ गया। जैसे ही ये स्थान बढ़ेगा तो जैसे ही अणु दूर दूर हो जाएंगे तो वायु हल्की हो जाएगी, और जैसे वायु हल्की होगी ऊपर उठ जाएगी, और जैसे वायु ऊपर उठेगी इस स्थान पर लो प्रेशर डेवलप हो जाएगा। अब चारों तरफ कहीं की भी बात कर लीजिए, इस साइड की मान लेते हैं, बात करते हैं। अब सूर्य की किरणें यहाँ पर तिरछी पड़ेंगी तो सीधी सी बात है, इसकी तुलना में यहाँ पर लो टेम्परेचर होगा, और अगर लो टेम्परेचर होगा तो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस क्या होगा, कम होगा अणुओं के बीच, क्योंकि उतना एनर्जी नहीं मिल रही, उतनी मात्रा में ग्लूकॉन डी नहीं मिल रहा। ये 10 चम्मच पी रहे हैं, ये 2 चम्मच इनको मिल रहा है। और अगर इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कम होगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हाई प्रेशर हो जाएगा, और ये चारों तरफ यही कंडीशन उत्पन्न होगी, यहाँ भी हाई प्रेशर, चारों तरफ हाई प्रेशर। अब क्या होगा, यहाँ पर लो प्रेशर हुआ और आपको मैंने बताया कि वायु ऊपर उठ गई। यहाँ पर इसका मतलब हुआ कि वायु ऊपर उठ गई तो यहाँ पर एक वैक्यूम क्रिएट हो गया, निर्वात क्रिएट हो गया। अब इस वायु के स्थान लेने के लिए आपको पता होगा कि जो
पवन चलती है, पवन संचार होता है, विंड ब्लोइंग जो होती है वो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर होती है। तो अब क्या होगा कि पवन क्या करेगी, इस हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलने का चारों तरफ से प्रयास करेगी, क्योंकि यहाँ पर वैक्यूम है और वैक्यूम को भरना है। सारी दिशाओं से, जितनी भी दिशाएं होती हैं उन सब से क्या होगा, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर पवन चलेगी। लेकिन जब ये पवन चलेगी तो चूंकि भारत उत्तरी गोलार्ध में है, तो उत्तरी गोलार्ध में फेरल का एक नियम है। फेरल का नियम क्या है कि उत्तरी गोलार्ध में जो पवन होती है वो अपने दाईं ओर घूम जाती है। मतलब इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि फेरल ने बताया, या हम कोरियोलिस फोर्स के माध्यम से भी समझ सकते हैं। तो ये याद रखिएगा कि फेरल के नियमानुसार उत्तरी गोलार्ध की जो भी पवन है वो जब गतिमान होती हैं, पवन गतिमान वायु कोई पवन ही कहते हैं, तो जब वो चलेगी तो अपने दाईं ओर घूम जाती है। और इसका मतलब है कि ये जो चलेगी वो दाईं ओर घूमकर कैसे पहुंचेगी, ऐसे पहुंचेगी। फिर अगर हम इस वाली की बात करें, ये जो पवन चल रही है इसका दायां क्या है, मेरा दायां है, यानी यहाँ पर अगर मैं खड़ा हूँ तो ये दाईं ओर घूम के ऐसे पहुँचेगी केंद्र तक। अगर इसकी बात करें तो इसका दायां क्या होगा, अगर मैं यहाँ पर खड़ा हूँ तो ये ऐसे पहुँचेगी। और अब अगर इधर वाली साइड पर आ जाएं तो इसका दायां क्या होगा, ये ऐसे पहुँचेगी। तो क्या हुआ, देख रहे हो आप, एक चक्री प्रवाह उत्पन्न हो रहा है। जो पवन सीधे चलनी चाहिए थी, लेकिन फेरल का जो नियम है या कोरियोलिस फोर्स है उसके कारण ये अपने दाईं ओर घूम रही है। यानी उत्तरी गोलार्ध में जब पवन चलती है तो फेरल के नियमानुसार अपने दाईं ओर घूम जाती है, दक्षिणी गोलार्ध में अपने बाईं ओर घूमती है। लेकिन हम उस बाईं ओर की बात नहीं करेंगे, क्योंकि हमें अभी इस टॉन्टे या टॉक्टे जिसका नाम है उसकी बात करनी, उस चक्रवात की। तो ये उत्तरी गोलार्ध का चक्रवात है, तो हम यहाँ पर सिर्फ उत्तरी गोलार्ध की बात करेंगे और पूरे साइक्लोन टॉपिक को कभी अलग से विशेष तौर पर विस्तार से पढ़ लेंगे। अब जब ये पवन चलती है इस लो प्रेशर को भरने के लिए, तो होता क्या है कि ये यहाँ पर आती तो है, ठीक है, ये यहाँ पर आएगी और चलने लगेगी। लेकिन ये जैसे यहाँ पर आई तो ये मतलब इसमें एंट्री की और घूमने लगी। लेकिन जब ये आती है तो इस पवन पर दो प्रकार के बल काम करते हैं। एक बल होता है सेंट्रीपिटल या अभिकेंद्री बल, और दूसरा बल होता है सेंट्रीफ्यूगल या अपकेंद्री या केंद्रापसारी बल। यानी एक बल इसे अंदर की ओर खींचने का प्रयास करता है, दूसरा बल इसे बाहर की ओर खींचने का प्रयास करता है। और ये पवन क्या करेगी, इन्हीं दोनों बलों के बीच संतुलन बनाकर केंद्र की तरफ जाने का प्रयास करती है। लेकिन ये केंद्र में नहीं पहुंच पाती है, उसके पहले ही चूंकि यहाँ पर सूर्य लंबवत है इसलिए गर्म होकर ऊपर उठ जाती है। और जो ये केंद्र दिख रहा है आपको, यहाँ पर कोई पवन पहुँच नहीं पाती है, इसीलिए ये कहलाता है चक्रवात की आई या चक्रवात की आँख। तो ये क्या है, आई ऑफ साइक्लोन। तो ये पवन यहाँ से चली लो प्रेशर को, फेरल के नियमानुसार अपने दाएं घूमी, उसके बाद ये इसमें इसी चक्रवात में घूमने लगेगी और ऊपर उठ जाएगी, केंद्र में नहीं पहुँच पाती है। और इस चक्रवात जो ये होता है दो प्रकार की गतियाँ करता है। पहली तो अक्षीय गति होगी या एक्सियल मूवमेंट होगा, जैसे सूर्य और पृथ्वी दो प्रकार की गति करते हैं। एक तो अपने अक्ष पर घूमते हैं, घूर्णन गति करते हैं, और दूसरा क्या होगा, परिक्रमण गति करते हैं। जिस प्रकार सूर्य जो होता है वो जो हमारी मंदाकिनी गैलेक्सी है उसका जो बीच में एक क्या होता है, बीच में एक ब्लैक कलर का पिंड होता है और उसके चारों ओर चक्कर काटता है, ठीक है ना। वैसे ही हमारी जो पृथ्वी है वो सूर्य के चारों ओर चक्कर काटती है, परिक्रमण करती है। यानी जो सूर्य होगा वो ब्लैक होल के तरफ चारों तरफ चक्कर काटेगा और हमारी पृथ्वी सूर्य के तरफ चारों ओर चक्कर काटेगी। लेकिन ये चक्कर या परिक्रमण गति के अलावा वो क्या करते हैं, सूर्य भी अपनी अक्ष पर भी घूमता रहता है और साथ में परिक्रमा भी करता रहता है। वैसे हमारी पृथ्वी घूर्णन गति भी करती रहती है और सूर्य के चारों ओर परिक्रमा भी करती रहती है। इसी प्रकार चक्रवात भी क्या करता है, चक्रवात में दो प्रकार की गतियां होती हैं। एक तो अक्षीय गति एक्सियल मूवमेंट, जिसमें यह अपने अक्ष पर एंटी क्लॉकवाइज नॉर्थ हेमिस्फीयर में या उत्तरी गोलार्ध में घूमता है। तो याद रखिएगा, हमें सिर्फ उत्तरी गोलार्ध पढ़ना है। तो नॉर्थ हेमिस्फीयर में एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है,
एंटी क्लॉकवाइज का मतलब ये हुआ कि अगर आप अपनी घड़ी ऐसे इस पर रख दीजिए तो ये घड़ी की सुइयां जैसे ऐसे घूम रही हैं, ये उल्टा घूमेगा। तो इसकी एक गति होती है क्या, एंटी क्लॉकवाइज। दूसरी ये जो गति करता है ये कक्षीय गति करता है, ऑर्बिटल। तो ये जो चक्रवात आया है जो अभी अरब सागर में उत्पन्न हुआ है, एक तो ये अक्षीय गति करता है, दूसरी गति ये जो ऑर्बिटल गति कैसे करता है, ईस्ट टू वेस्ट, ईस्ट टू वेस्ट। यानी ये चक्रवात जो उत्पन्न होता है ये जहां पर भी उत्पन्न होता है उसके वेस्ट चला जाता है। इसीलिए बे ऑफ बंगाल के जो साइक्लोन होते हैं वो उड़ीसा, आंध्रा, पूर्वी भारत के राज्यों से टकराते हैं, लेकिन जो पश्चिमी भारत या अरेबियन सी के साइक्लोन होते हैं, पश्चिम मतलब अरेबियन सी कहना ज़्यादा उचित है, अरेबियन सी के साइक्लोन उत्पन्न होकर चले जाते हैं दूसरी तरफ। तो ये याद रखिएगा। लेकिन अभी ऐसी क्या कंडीशन हो गई कि अरेबियन सी का जो साइक्लोन है प्रकृति के अनुसार उसे जाना था पश्चिम की तरफ, अफ्रीका की तरफ, लेकिन वो आ गया है भारत की तरफ। सब समझेंगे विस्तार से। तो साइक्लोन अगर समझ में आपके आ गया है तो आगे बढ़ते हैं। अब हमें समझना है भारत की कंडीशन को, तो उसके लिए हमें पढ़ना होगा हीट जोन्स ऑफ द अर्थ, पृथ्वी के ताप कटिबंध। अब इसको समझिए, यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट रेखाएं होंगी, उन्हें मैं बताता हूँ फिर समझते हैं। देखिए, सबसे पहली बात कि ये सारी रेखाएं जो बनाई जाती हैं ग्लोब पर वो सारी काल्पनिक होती हैं, उनका वास्तविक जीवन से दूर दूर तक कोई संबंध नहीं होता है। लेकिन ये बनाई क्यों जाती हैं कि अध्ययन की सुविधा के लिए, साथ ही साथ किसी स्थान विशेष की अगर हमें लोकेशन ज्ञात करनी है, अगर उस पर हम कुछ बेस नहीं बनाएंगे तो उसकी लोकेशन हम ज्ञात करने में सक्षम नहीं होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली बात, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस को हम पढ़ लेते हैं। पहली बात जो होती है वो ये होती है कि हमारे ग्लोब के बिल्कुल बीचों बीच, अगर मैं ग्लोब की जगह पृथ्वी बोल दूं तो याद रखिएगा कि पृथ्वी पर ऐसी कोई भी रेखा नहीं है, लेकिन हमने अध्ययन की सुविधा के लिए कुछ रेखाएं मानक के तौर पर मानी हैं। तो पहली बात कि हमने अपने ग्लोब को अध्ययन की सुविधा के लिए एकदम बीचों बीच से एक रेखा खींची है, और ये इस रेखा को हम बोलते हैं 0 डिग्री, और ये कौन सी है, विषुवत रेखा या इक्वेटर इसे बोलते हैं। इस रेखा के उत्तर का जो भाग है उसे नॉर्थ हेमिस्फीयर, और दक्षिण का जो भाग है यानी इस रेखा से साउथ पोल तक का, इस रेखा से नॉर्थ पोल तक का, तो उत्तर का भाग को हम बोलते हैं नॉर्थ हेमिस्फीयर और दक्षिण के आधे भाग को बोलते हैं साउथ हेमिस्फीयर। ठीक है ना, ये रेखा। अब इस रेखा के समांतर रेखाएं खींची जाती हैं। इसी अक्षांश, इसी विषुवत रेखा के इक्वेटर के समांतर एक रेखा 23.5 डिग्री पर खींची गई है ये। ठीक है ना, इसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, या हिंदी में कहें तो कर्क रेखा। इसी तरह 23.5 डिग्री दक्षिण में एक ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन या मकर रेखा खींची गई है। ठीक है ना। अब होता क्या है कि हमारा जो सूर्य है वो क्या करता है, इन्हीं दोनों रेखाओं के बीच गमन करता है या स्थानांतरित होता है। यानी सूर्य जो होगा वो मानते हैं कि अगर पहले विषुवत रेखा पर है तो कर्क रेखा तक जाएगा, 23.5 डिग्री तक जाएगा, और नीचे मकर रेखा तक या कैप्रिकॉन तक जाएगा। सूरज कभी भी 23.5 डिग्री के उत्तर में नहीं जाता है। इसी तरह सूर्य जो है वो 23.5 डिग्री के दक्षिण में नहीं आता है। ये याद रखिएगा, सूर्य बस यहाँ से यहाँ गमन करता रहता है, इन्हीं दो अक्षांश रेखाओं के बीच गमन करता रहता है। ठीक है ना, इन्हें अक्षांश रेखाएं भी कहते हैं। अब एक बात याद रखिएगा कि सूर्य जो है वो मार्च और सितंबर में, मार्च और सितंबर में क्या करता है, विषुवत रेखा पर होता है। कब कब, मार्च और सितंबर में विषुवत रेखा पर लंबवत चमकता है। इसी तरह सूर्य जून में कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है। इसी तरह अगर हम क्या करें, मार्च और सितंबर में यहाँ पर, और जून में कर्क रेखा पर, और दिसंबर में सूर्य किस पर चमकता है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन या मकर रेखा पर चमकता है। तो ये याद रखिएगा, जून में कर्क रेखा पर, मार्च और सितंबर में बीच वाली रेखा पर लंबवत होता है, और दिसंबर में मकर रेखा पर लंबवत होता है। ठीक है। अब इन दोनों रेखाओं के बीच प्रत्येक स्थान पर सूर्य जो है वर्ष में एक बार
दोपहर में लंबवत अवश्य होता है। फिर बोल रहा हूँ, कर्क रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और मकर रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, इन दोनों रेखाओं के बीच सूर्य वर्ष में दोपहर के समय एक बार लंबवत जरूर होता है, क्योंकि सूर्य ऐसे ऐसे गमन करता रहता है। सूर्य मार्च में जब यहाँ पर होता है, कब, कहाँ पर, इक्वेटर पर लंबवत, उसके पश्चात उत्तर की ओर जाता है अप्रैल में यहाँ, मई में यहाँ, जून में यहाँ। और आपको पता होगा कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या कर्क रेखा जो है वो भारत के राज्यों से होकर गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, उसके पश्चात उधर त्रिपुरा और मिजोरम, तो भारत के राज्यों से होकर गुजरती है। तो ये याद रखिएगा कि भारत से कर्क रेखा होकर गुजरती है। फिर बोल रहा हूँ, मार्च में सूर्य इक्वेटर पर लंबवत होता है, अप्रैल में उत्तर जाता है, मई में और थोड़ा उत्तर, और जून में सूर्य इस कर्क रेखा पर लंबवत होगा। ठीक है ना। तो जून में सूर्य भारत पे लंबवत होता है, गुजरात और राजस्थान, एमपी, इस वाले क्षेत्र में। तो हमें इसी से मतलब है मेन। ठीक है ना। अब अगर थोड़ा एक्स्ट्रा नॉलेज ले लें, वैसे लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ ये जो इस रेखा के बाद जितना भी क्षेत्र आता है उसको कभी अलग से पढ़ेंगे, बस इतना जान लीजिए, यहाँ कभी भी सूर्य एकदम लंबवत नहीं होता। यहाँ इस पूरे क्षेत्र में सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं। क्यों? क्योंकि सूर्य जब कर्क और मकर तक ही लंबवत रहेगा तो इसका मतलब यहाँ पर किरणें पूरे क्षेत्र में तिरछी पड़ेंगी। हमें याद कौन सी रेखा रखनी है? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, मकर रेखा, फिर इक्वेटर, फिर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। हमें ये 3 लाइन याद रखनी। ये याद रखिएगा, मार्च और सितंबर में सूर्य यहाँ पर लंबवत, जून में कर्क रेखा पर लंबवत, और जून में अगर कर्क रेखा पर लंबवत है तो इसका मतलब भारत पर भी लंबवत होगा। और दिसंबर में कैप्रिकॉन पर लंबवत होता है, इसीलिए दिसंबर में ऑस्ट्रेलिया में दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होती है। ऑस्ट्रेलिया में क्रिसमस का त्यौहार जो होता है वो ग्रीष्म ऋतु में मनाया जाता है, क्योंकि सूर्य उस समय मकर रेखा पर लंबवत होता है। तो ये बातें हो गई बेसिक, ये याद रखिएगा, इसी से पूरा साइक्लोन का मैटर निकल आएगा। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है। अब आगे अगर समझने का प्रयास करिए, थोड़ा सा हमें प्रेशर बेल्ट भी जानना होगा, इसकी बात कर लेते हैं। मैंने कहा कि मार्च और सितंबर में, मार्च एंड सितंबर में सूर्य जो होता है वो इक्वेटर पर लंबवत होता है। ठीक है ना। तो सूर्य इसका मतलब इस क्षेत्र में लंबवत होगा। अगर सूर्य यहाँ पर लंबवत होगा तो हाई टेम्परेचर होगा, तो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस क्या हो जाएगा? इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बढ़ जाएगा। और इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस अगर वायु के अणुओं के बीच बढ़ जाएगा, वायु हल्की हो जाएगी, ऊपर उठेगी, और ऊपर उठती वायु को कन्वेक्शनल करंट बोलते हैं। और जैसे ही कन्वेक्शनल करंट ऊपर उठेगी, यहाँ पर लो प्रेशर डेवलप हो जाएगा। और जब लो प्रेशर डेवलप हो जाएगा तो आपको पता है कि पवन जो चलती है वो उच्च दाब से उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलती है। इसलिए उत्तरी गोलार्ध से भी और दक्षिणी गोलार्ध से भी पवन जो है इस निम्न वायुदाब को भरने के लिए आएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये पवन और ये पवन यहाँ पर कन्वर्ज करेगी या अभिसरित करेगी, ऐसे आकर ये, यानी इस यहाँ की पवन आप देख रहे हैं ना, इस निम्न वायुदाब को भरने के लिए मार्च और सितंबर में उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध की पवन ऐसे आएगी और अभिसरित करेगी। अब यहाँ पर एक चीज़ याद रखिएगा कि यहाँ पर चूंकि उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध की पवनें मिलती हैं या अपसरित करती हैं, कन्वर्ज करती हैं, तो कन्वर्ज अगर पवनें कर रही हैं तो इसे इसीलिए बोलते हैं इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जिंग जोन, यानी ITCZ। ITCZ भी बोलते हैं इसे, और इसे डोल्ड्रम भी बोलते हैं। अब डोल्ड्रम क्यों बोलते हैं? डोल्ड्रम का मतलब होता है शांत पेटी, जहां पर क्या हो, शांत पेटी का मतलब क्या होगा? ऐसी पेटी जहां पर पवन के इतना ज़्यादा उत्पात ना मचाए। तो इसका मतलब समझिए ऐसा क्यों होता है। दरअसल क्या होगा कि इस क्षेत्र की जो हवा होगी, सूर्य लंबवत होगा तो कन्वेक्शनल करंट, हाई टेम्परेचर कन्वेक्शनल करंट के रूप में ऊपर उठेगी, यहाँ पर लो प्रेशर डेवलप हो जाएगा, ITCZ बन जाएगा, क्योंकि दोनों उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध की जो पवन है वो यहाँ पर कन्वर्ज कर रही, एयर कन्वर्ज कर रही है। इसका डोल्ड्रम इसे इसलिए बोलते हैं, शांत वायुदाब की पेटी इसे इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ से तो गर्म होकर हवा उठती है, यानी ये लंबवत संचार तो हो रहा है या
ऊर्ध्वाधर संचार तो हो रहा है, मतलब वायु गर्म होकर ऊपर उठ रही है, लेकिन यहाँ पर इस क्षेत्र में क्षैतिज संचार इतना ज़्यादा नहीं होता है। इसका कारण क्या है कि ये जो पवन आती हैं उत्तरी गोलार्ध से और दक्षिणी गोलार्ध से, ये जब यहाँ पर आती हैं तो यहाँ पर तापमान इतना अधिक होता है कि 5 डिग्री उत्तर और 5 डिग्री दक्षिण पे बहुत कम पहुँचती हैं और गर्म होकर पहले ही उठ जाती हैं। इसलिए यहाँ पर क्षैतिज पवनों का प्रसार बहुत कम होता है, यानी ये जो ज़मीनी पवन होती हैं बहुत कम प्रसारित होती हैं, इसलिए इसे शांत वायुदाब की पेटी कहते हैं। तो इतना उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब हम आ जाते हैं, ये पवन आई, ये उठती है गर्म होकर, यहाँ से पवन ऊपर उठेगी, ठीक है ना, और गर्म होकर जब पवन ऊपर उठती है तो ट्रोपोपॉज तक आपको पता है कि मौसम संबंधी सारी घटनाएं कहाँ पर होती हैं, मौसम संबंधी सारी घटनाएं क्षोभ सीमा तक होती हैं। पवन यहाँ से गर्म होकर ऊपर उठेगी, क्षोभ सीमा तक जाएगी और क्षोभ सीमा पर जाकर 2 भागों में डिवाइड हो जाएगी। क्षोभ सीमा पर ऊपर गई और एक भाग इधर जाएगा, एक भाग दक्षिण जाएगा। उत्तर वाला भाग क्या होगा कि पृथ्वी के घूर्णन के द्वारा एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उत्पन्न होता है, केंद्रापसारी बल उत्पन्न होता है, इसलिए यहाँ पर जाकर 30 से 35 डिग्री यहाँ पर उतरेगा। यानी पवन गर्म हुई, ऊपर गई, ऊपर जाकर जेट बन गई, यानी ऊपरी जो वायुमंडलीय पवनें होते हैं उनको जेट बोलते हैं। ऊपर जाकर जेट बनी, जेट जाकर एक इसकी शाखा उत्तर जाएगी, एक दक्षिण जाएगी। उत्तर जाने वाली शाखा पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न जो केंद्रापसारी या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है उसके कारण 30 से 35 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 30 से 35 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर उतरेगी। और अगर जहाँ पर पवन उतरती है वहाँ पर क्या होता है, हाई प्रेशर हो जाएगा, ठीक। और आपको पता होगा कि पवन जब यहाँ पर उतरेगी हाई प्रेशर हो जाएगा, पवन चलती हाई प्रेशर टू लो प्रेशर है, तो ये कैसे आ जाएगी, इस हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर आना तो इधर से चाहिए था, लेकिन आपको पता है कि फेरल के नियमानुसार उत्तरी गोलार्ध में पवन अपने दाईं ओर घूम जाती, इसलिए ये अपने दाईं ओर घूमकर यहाँ पर पहुँचती है। इसी तरह यहाँ से जो पवन उठी थी क्षोभ सीमा पर पहुँची, जेट बनी, ट्रॉपिकल जेट बनी और क्षोभ सीमा पर गति की, लेकिन 30 से 35 डिग्री अक्षांश पर पृथ्वी के घूर्णन के द्वारा उत्पन्न केंद्रापसारी बल के कारण इसे नीचे उतरना पड़ा 30 से 35 पर। यह नीचे उतरी तो 30 से 35 पर हाई प्रेशर हो गया, पवन चलती हाई प्रेशर टू लो प्रेशर है, इसलिए इस हाई प्रेशर से पवन को लो प्रेशर की ओर जाना चाहिए था, लेकिन फेरल के नियमानुसार पवन दक्षिणी गोलार्ध में अपने बाईं ओर घूम जाती है, इसलिए बाईं ओर घूमकर पहुंचती है। तो ये पूरा पवन संचार हो गया, इसे ही बोलते हैं ट्रेड विंड, ठीक है। तो याद रखिएगा, इसे स्टर्लीज भी बोलते हैं, ट्रेड विंड भी बोलते हैं, व्यापारिक पवनें इन्हीं को बोलते हैं। वेस्टर्लीज मतलब पछुआ पवनें, पोलर विंड मतलब ध्रुवीय पवनें। इसे मिड लैटिट्यूडनल हाई प्रेशर भी बोलते हैं, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर भी बोलते हैं, तो याद रखिएगा। ये इतनी बात अगर आपको समझ में आ गई तो मामला पूरा बन चुका है। अब आते हैं आगे। तो नॉर्मली मार्च और सितंबर की मैंने जब बात की तो इसका मतलब सूर्य इक्वेटर पर लंबवत है, और अगर सूर्य सिर्फ इक्वेटर पर लंबवत हो तो क्या हो, बहुत सारी मौसम संबंधी घटनाएं ना हो। अब यहाँ पर एक बात ये आई कि ये जो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, अगर पवनों के टकराने से चक्रवात बनता है, जैसा हमें पता है कि जब 2 पवनें टकराती हैं चक्रवात बन जाता है, तो यहाँ पर क्यों नहीं बनता है? तो इसकी हम 2 व्याख्याएं कर सकते हैं। पहली बात यह है, पहली व्याख्या कि जब ये जो पवन आ रही हैं सब ट्रॉपिकल लो प्रेशर बेल्ट 30 से 35 और 30 से 35 वाली ये जो पवनें जा रही हैं, पहली बात तो विषुवत रेखा पर कोरियोलिस बल जो कि घूर्णन के लिए उत्तरदायी होता है, वो क्या होता है, शून्य होता है, इसलिए वो घुमा नहीं पाता है। मतलब घूर्णन नहीं बोलेंगे, ये बोलेंगे कोरियोलिस बल जो कि वायु में चक्रीय गति करने के लिए उत्तरदायी होता है, वो यहाँ पर शून्य होता है, इसलिए चक्रवात नहीं बनता है इस 5 से 5 डिग्री के बीच में, 5 डिग्री उत्तर और 5 डिग्री दक्षिण वाले क्षेत्र में, डोल्ड्रम वाले क्षेत्र में। इसकी एक व्याख्या हम ये भी कर सकते हैं कि जब ये पवन आती हैं तो पवन चक्रवात बनने के लिए पवन की आमने सामने की टक्कर चाहिए, कि जब खूब तेज पवन आएंगी आमने सामने टकराएंगी और नाच जाएंगी, ऐसे नाचना शुरू कर देंगी। लेकिन यहाँ पर जो पवनों की टक्कर हो रही है आपको दिख रहा होगा कि साइड से हो रही है, तो साइड से उस इंटेंसिटी से, उस तीव्रता से पवन टकरा नहीं पाती है, इसलिए चक्रीय गति नहीं उत्पन्न होती। और चक्रवात के लिए ज़रूरी है, नाम ही है चक्र, तो चक्र बनना जरूरी है, ठीक है ना। तो उम्मीद है इतना समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब हम समझेंगे इंडियन ट्रॉपिकल साइक्लोन जो अभी भारत में आया है,
पीछे मैंने बेसिक बता दिया क्या ज़रूरी है। मुख्य तौर पर साइक्लोन को, जो साइक्लोन होता है, इसे हम दो भागों में डिवाइड करते हैं। पहली बात, 1 मिनट पीछे ही बता देता हूँ, ज़्यादा अच्छा रहेगा। देखिए, साइक्लोन को हम दो भागों में डिवाइड करते हैं। एक को बोलते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन, साइक्लोन इसे हिंदी में बोलते हैं उष्णकटिबंधीय चक्रवात, और एक को बोलते हैं टेम्परेट साइक्लोन। यानी शीतोष्ण चक्रवात। तो जो ट्रॉपिकल साइक्लोन होते हैं वो 23.5 डिग्री उत्तर यानी कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में बनते हैं, ठीक है ना। और जो टेम्परेट साइक्लोन होते हैं, शीतोष्ण चक्रवात होते हैं, वो 60 से 65 डिग्री के बीच में बनते हैं। और हम भारत में रहते हैं, इसलिए हमें जो प्रभावित करते हैं, हमने बताया कि कर्क रेखा भारत से होकर गुजरती है, तो हमारा संबंध ट्रॉपिकल साइक्लोन से है। हमारा संबंध उस साइक्लोन से है जो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच आते हैं, तो उन्हें हमें पढ़ना है। टेम्परेट साइक्लोन पढ़ना है, लेकिन वो अभी जो करंट इशू है उसको डिस्कस करने के लिए हम ये नहीं पढ़ेंगे, नहीं, टॉपिक बहुत लंबा हो जाएगा। तो हमें समझना क्या है ट्रॉपिकल साइक्लोन। क्यों? क्योंकि ट्रॉपिकल साइक्लोन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, कर्क या मकर रेखा के बीच में उत्पन्न होते हैं। और भारत, चूंकि कर्क रेखा भारत से होकर गुजरती है, भारत की लोकेशन यहीं पर है, इसलिए हमें केवल कौन से साइक्लोन प्रभावित करते हैं? हमें प्रभावित केवल ट्रॉपिकल साइक्लोन करते हैं, तो हमें ट्रॉपिकल साइक्लोन पढ़ना है। अब अगर हम भारत की बात कर लें, ये रहा हमारा अपना देश भारत, और यहाँ पर आपको पता होगा कि इस सी में लक्षद्वीप के पास अरब सागर में साइक्लोन बना, और जो पश्चिमी तटीय राज्य हैं इनको क्या कर रहा है? परेशान कर रहा है। तो अब हम इसको समझते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया पीछे कि मार्च और सितंबर में जो सूर्य होता है वो विषुवत रेखा पर क्या होता है? लंबवत होता है। लेकिन मार्च के बाद, मार्च से लेकर जून तक भारत उत्तरी गोलार्ध में यानी कर्क रेखा की तरफ चलना प्रारंभ कर देता है। तो चलिए इसको समझते हैं। मान लेते हैं कि ये विषुवत रेखा है, इक्वेटर है, ठीक है ना। और इक्वेटर का मतलब हुआ कि सूर्य मार्च और सितंबर में इस इक्वेटर पर लंबवत है। मार्च एंड सितंबर में इस इक्वेटर पर या विषुवत रेखा पर लंबवत है। तो अगर सूर्य लंबवत होगा, हाई टेम्परेचर के बाद वायु गर्म होगी, ऊपर उठेगी, कन्वेक्शनल करंट के रूप में ऊपर उठेगी। और कन्वेक्शनल करंट के रूप में अगर ऊपर उठेगी तो क्या हो जाएगा? लो प्रेशर। और अगर लो प्रेशर होगा तो पीछे मैंने बताया कि ट्रेड विंड्स इस लो प्रेशर को भरने के लिए आएंगी, वैक्यूम नहीं रहने देंगी, भरने का प्रयास करेंगी। तो यहाँ पर ITCZ इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जिंग जोन बन जाएगा, कन्वर्ज जोन या कन्वर्जिंग जोन, ठीक है ना। इतनी बात समझ लीजिए। अगर यही स्थिति रहे तो चक्रवात उत्पन्न ही नहीं होगा। अगर सूर्य पूरे वर्ष विषुवत रेखा पर, इक्वेटर पर लंबवत रहे तो चक्रवात उत्पन्न ही नहीं होगा, क्योंकि पूरी वर्ष जो होगी पवन क्या होगा? इसी विषुवत रेखा पर आएंगी और लो प्रेशर को भरेंगी। और विषुवत रेखा पर चूंकि टक्कर कैसी होती है? आमने सामने की होती नहीं है, या विषुवत रेखा पर कोरियोलिस फोर्स जो होता है वो शून्य होता है, इसलिए चक्रीय गति उत्पन्न नहीं होती है, इसलिए चक्रवात बनता नहीं है। लेकिन हमारा सूर्य जो है वो उत्तर और दक्षिण गमन करता है, और जैसे सूर्य उत्तर और दक्षिण गमन करेगा चक्रवात उत्पन्न होंगे। मान लेते हैं मार्च में सूर्य यहाँ होता है, तो मार्च के बाद सूर्य भारत की तरफ, या मुख्य तौर पर हम कहें तो मार्च के बाद सूर्य जो होगा वो कर्क रेखा से जाएगा। कर्क रेखा भारत में गुजरात, राजस्थान, MP, झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम से होकर जाती है। और ये वही रेखा है जिसे हमने पीछे 23.5 डिग्री या इसे कहा था ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या कर्क रेखा, ठीक है ना। अब मानते हैं कि मार्च में सूर्य लंबवत है विषुवत रेखा पर या इक्वेटर पर, लेकिन अप्रैल में जो सूर्य होगा वो भारत में केरल के ऊपर लगभग 8 डिग्री, एक महीने में सूर्य जो होता है वो लगभग 8 डिग्री अक्षांश सफ़र कर लेता है। तो अगर ये 0 डिग्री अक्षांश था, 8 डिग्री अक्षांश किया, तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये जो सूर्य आया लंबवत पड़ा, लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये जो रेखा है आइसोथर्म है, समान तापमान
वाले बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखा है ये लैंड पर या भूमि पर उत्तर की ओर टिल्ट हुई है और समुद्र में क्या है, समुद्र में आप देख रहे हो दक्षिण की तरफ थोड़ा सा झुकी हुई है। इसका कारण यह है कि चूंकि स्थल अलग दर से गर्म होता है, ठंडा होता है, जल्दी गर्म हो जाता है, जल्दी ठंडा हो जाता है, और जल जो है वो देर से गर्म होता है और देर से ठंडा होता है। इसी तापांतर के कारण जो आइसोथर्म होती हैं, समताप रेखाएं होती हैं, समान तापमान वाले बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, जब सूर्य इधर आ जाता है 8 डिग्री पर तो ये समुद्र में अलग तापमान होगा और स्थल में अलग होगा, इसीलिए तिरछी हो जाती हैं। तो ये किस महीने की कंडीशन हो गई, अप्रैल की, ठीक है ना। और इसी तरह अगर हम मई की देखें तो फिर 8 डिग्री, यानी फिर 8 डिग्री अगर हम बनाए तो ऐसे महाराष्ट्र बना सकते हैं, ठीक है ना। अब इसका मतलब फिर तिरछा, तापांतर अलग है स्थल और जल का, इसलिए ये तिरछी बनती हैं। आइसोथर्म, सूर्य के लंबवत होने पर समान तापमान वाली जो मिलाने वाली रेखाएं होती हैं वो। और जैसा कि हमें पता है कि जून में सूर्य जो होता है कर्क रेखा पर, इस रेखा पर लंबवत होता है। भारत में सूर्य जून में सब लंबवत होता है, इसीलिए जून में सबसे ज़्यादा गर्म होती है। लेकिन अब जो तापमान होता है सबसे ज़्यादा वो कर्क रेखा पर ना होकर इस क्षेत्र में होता है, ऐसे। इसका कारण क्या है कि जो आइसोथर्म होगा, जो सर्वाधिक तापमान को मिलाने वाली रेखा जून के महीने में होगी, वो आप देख रहे हो कि उत्तर की ओर घूम गई है। इसका कारण ये है कि जब सूर्य कर्क रेखा पर 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर लंबवत होता है तो तापमान सर्वाधिक यहाँ होना चाहिए, लेकिन होता नहीं है, होता राजस्थान में। इसका कारण यह है कि राजस्थान में थार का मरुस्थल है, थार डेजर्ट है, और मरुस्थल सामान्य भूमि की तुलना में जल्दी गर्म होते हैं और अधिक गर्म होते हैं। क्यों? क्योंकि मरुस्थल पर ना तो पेड़ पौधे होते हैं ना जल स्रोत होते हैं। जबकि अगर हम इस क्षेत्र में देखें, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, यहाँ पर पेड़ पौधे हैं, तो इसका मतलब वो पेड़ पौधे इवेपोट्रांसपिरेशन, वाष्पोत्सर्जन करते होंगे, इसलिए उष्मा का कुछ हानि हो जाती है। साथ ही साथ यहाँ पर जल स्रोत भी हैं, तो जल में वाष्पीकरण होता है, वाष्पीकरण के कारण उष्मा कुछ कम हो जाती है। लेकिन यहाँ पर ना तो जल है ना पेड़ पौधे हैं, इसलिए ना तो वाष्पीकरण होता है, इवेपोरेशन होता है, ना वाष्पोत्सर्जन, इवेपोट्रांसपिरेशन होता है, इसलिए सर्वाधिक तापमान राजस्थान में हो जाता है। ये कंडीशन समझ में आ गई। अब होता क्या है कि जब मैंने बताया कि दोनों हेमिस्फीयर या दोनों गोलार्ध से जो पवनें होती हैं वो चलती हैं निम्न वायुदाब की क्षेत्र की ओर, लेकिन जब सूर्य अप्रैल में इस क्षेत्र में लंबवत होगा, सूर्य जब उत्तर की ओर चल गया तो अप्रैल में यहाँ पर लंबवत होगा, मई में यहाँ पर, जून में यहाँ पर। तो सूर्य जब अप्रैल में इस क्षेत्र में, केरल वाले क्षेत्र में लंबवत होगा तो हाई टेम्परेचर की बेल्ट जो होगी वो यहाँ खिसक जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ कि हाई टेम्परेचर की जो बेल्ट है, यानी जो विषुवत रेखी निम्न वायुदाब का क्षेत्र था, इक्वेटर लो प्रेशर बेल्ट थी, वो पूरी यहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगी। यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा, हाई टेम्परेचर, कन्वेक्शनल करंट इज इक्वल टू लो प्रेशर, और ठीक है, और ITCZ। यहाँ पर डोल्ड्रम ट्रांसफ़र नहीं होता है, डोल्ड्रम सिर्फ विषुवत रेखा में बनता है, और जैसे ही सूर्य का उत्तरायण या दक्षिणायन होता है तो डोल्ड्रम वहीं पर समाप्त हो जाता है। अब ITCZ यहाँ पर बन गया तो इसका मतलब है लो प्रेशर की बेल्ट जो चाहिए वो यहाँ पर हो गई। अब क्या होगा कि जो उत्तर की, हमने पीछे देखा था कि उत्तर की ट्रेड तो आएंगी इसको भरने के लिए, ठीक है ना, ऐसे आएंगी उत्तर की ट्रेड, और दक्षिण की जब ट्रेड आएंगी लो प्रेशर की खोज में, तो विषुवत रेखी क्षेत्र में उन्हें लो प्रेशर मिलेगा नहीं, ठीक है ना, विषुवत रेखी क्षेत्र में उन्हें लो प्रेशर मिलेगा नहीं। और जब वो अपने लो प्रेशर की खोज में, जो दक्षिण वाली ट्रेड अभी हमने व्यापारिक पौने पीछे देखा था, वो आएंगी उन्हें लो प्रेशर की खोज में, उन्हें लो प्रेशर मिला नहीं, लो प्रेशर यहाँ पर खिसक गया है, इसलिए ये क्या करेंगी, यहाँ पर पहुँचने का प्रयास करेंगी। लेकिन जैसे ही ये इक्वेटर या 0 डिग्री को पार करेंगी, फेरल का नियम लग जाएगा और अपने दाईं ओर घूम जाएंगी। फेरल के नियमानुसार उत्तरी गोलार्ध में पौने अपने दाईं ओर घूमती हैं, ये नियम है। इसलिए जैसे ही ये इक्वेटर को क्रॉस करेंगी, अपने दाईं ओर घूमेंगी और टकरा जाएंगी किससे, इस वाली पवन से। और जैसे ही पवन की आमने सामने की टक्कर हुई तो इसका मतलब क्या हुआ, सॉरी इसको थोड़ा सा, एक मिनट, चलिए इसको समझिएगा। ये इधर आई और यहाँ पर क्या होगा, इनकी टक्कर होगी, और जैसे ही टक्कर होगी इनमें क्या हो जाएगा, एक प्रकार की
चक्रीय गति उत्पन्न हो जाएगी। क्यों यहाँ पर चक्रवात बन रहा है? क्योंकि आमने सामने की टक्कर हो रही है। उत्तरी जो ट्रेड है यानी उत्तरी व्यापारिक पौने और दक्षिणी व्यापारिक पौने आई और आमने सामने टकरा गई। अब ये जो है वो दो प्रकार की गति करेंगी, एक तो अपने अक्षीय गति या एक्सियल मोशन करेंगी एंटी क्लॉकवाइज, साथ ही साथ ये क्या करेंगी, एक तो एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे अपने अक्ष पर, दूसरा अपनी कक्षा में पूरब से पश्चिम की ओर जाती हैं। साइक्लोन ये पूरब से पश्चिम जाएगा, इसलिए जो बे ऑफ बंगाल या ये बे ऑफ बंगाल का रीज़न है, बे ऑफ बंगाल में जो भी चक्रवात या साइक्लोन उत्पन्न होते हैं वो पूर्वी भारत, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा या फिर हम कहें आंध्रा, इन तमिलनाडु तक को प्रभावित करते हैं। लेकिन यहाँ पर जो चक्रवात बनेंगे इस क्षेत्र में, ये चक्रवात एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे, लेकिन जो इनकी ऑर्बिटल मूवमेंट होगा, चूँकि मैं बता चुका हूँ कि ऑर्बिटल या कक्षीय गति जो होती है वो पूर्व से पश्चिम होती है ट्रॉपिकल साइक्लोन की, तो ये पूर्व से पश्चिम की ओर निकल जाएंगे, अफ्रीका की तरफ चले जाएंगे, अरब की तरफ चले जाएंगे, भारत को प्रभावित नहीं करेंगे। तो ये कंडीशन होती है। इसी तरह जब सूर्य मई में, ये लाइन मैंने मई के लिए बनाया था, मई में 16 डिग्री पर लंबवत होगा। सूर्य प्रत्येक माह में 8 डिग्री चलता है, तो यहाँ पर लगभग 8 डिग्री यहाँ पर लंबवत हुआ, मई में 16 पर यहाँ पर लंबवत हो जाएगा। और इसका मतलब क्या हुआ कि अब जो हाई टेम्परेचर और सीसी कन्वेक्शनल करंट और लो प्रेशर की जो बेल्ट है वो 16 डिग्री पर आ गई है। अब क्या होगा कि ये जो उत्तर की ट्रेड और दक्षिण की जो ट्रेड आएंगी, इक्वेटर को दक्षिण की ट्रेड पार करेगी, इस लो प्रेशर बेल्ट की तरफ आएगी और दाएं घूम जाएगी, क्योंकि फेरल का नियम है, और दाएं घूमकर क्या करेगी, टकरा जाएगी। और जैसे टकराएगी तो टक्कर जो होती है, असल में ये मैं डायग्राम गलत बना, लेकिन अगर मैं उसको थोड़ा सा हटाऊंगा पूरा चला जाएगा। ये समझिए कि पवन जब आती है तो सूर्य हमेशा इस जो ये ITCZ बन रहा है इसके थोड़ा दक्षिण में होता है, ठीक है ना। खैर, टक्कर होगी और टक्कर के पश्चात क्या होगा कि इसकी दो प्रकार की मूवमेंट होगी यहाँ पर भी। एक तो क्या होगी एंटी क्लॉकवाइज, दूसरी ईस्ट टू वेस्ट। तो ये तटीय जो कोस्टल जितने भी स्टेट हैं उनको प्रभावित करेगा। इसी तरह जब सूर्य जो होता है कर्क रेखा पर लंबवत होगा, तो कर्क रेखा ये 23.5 डिग्री है, अगर सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत होगा यहाँ पर, तो इसका मतलब क्या है कि हाई टेम्परेचर के कारण कन्वेक्शनल करंट के रूप में पवन उठेगी, और जब पवन कन्वेक्शनल करंट के रूप में उठेगी तो लो प्रेशर डेवलप होगा। लेकिन भारत में ये जो ITCZ बनता है या लो निम्न वायुदाब की पेटी बनती है, ये कर्क रेखा पर नहीं बनती है, राजस्थान में बन जाती है। क्यों? क्योंकि पीछे मैं बता चुका हूँ कि राजस्थान में थार का मरुस्थल है, इसलिए यहाँ पर भी चक्रवात बनेंगे। उत्तर की ट्रेड और दक्षिण की ट्रेड जब मिलेगी चक्रवात बनेंगे। एक तो दो प्रकार की मोशन पहले जैसी, एक तो एंटी क्लॉकवाइज, दूसरी ईस्ट टू वेस्ट। तो ये जो ये बे ऑफ बंगाल या बंगाल की खाड़ी के जो चक्रवात होते हैं वो भारत के पूर्वी जो तटीय देश हैं, पूर्वी तटीय जो राज्य हैं उनको बहुत अधिक प्रभावित करते हैं। इसी तरह जब हम मई में वहाँ पर बनाते हैं, यहाँ भी चक्रवात बनेंगे ऐसे गोल गोल, एंटी क्लॉकवाइज ईस्ट टू वेस्ट, यहाँ पर भी बन जाएंगे। यहाँ पर भी आपने देखा गुजरात में 1998 में एक भुज में एक चक्रवात आया जिससे बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। तो ये सारे बनते हैं। ज़्यादातर जो चक्रवात की घटनाएं आती हैं नुकसान पहुंचाने की, वो इस वाले रीजन की आती हैं, बंगाल की खाड़ी की आती हैं, क्योंकि बंगाल की खाड़ी के जो ट्रॉपिकल साइक्लोन के चलने की या ऑर्बिटल जो गति होती है, कक्षीय गति होती है, वो पूर्व से पश्चिम होती है। तो ये जो पूर्वी क्षेत्र हैं, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्रा, तमिलनाडु, इन क्षेत्रों को बहुत अधिक नुकसान पहुंचाते हैं। यहाँ पर जो अरेबियन सी में, अरब सागर में जो चक्रवात होते हैं, पीछे बता चुका हूँ, बार बार बता रहा हूँ कि ट्रॉपिकल साइक्लोन की जो दो प्रकार की मूवमेंट होती हैं, एक तो एक्सियल अक्षीय गति होगी और दूसरी उसकी कक्षा की गति होगी ऑर्बिटल। एंटी क्लॉकवाइज सब घूमते हैं और ऑर्बिट में भी पूर्व से पश्चिम जाएंगे। जैसे ये पूर्व से पश्चिम इधर आ गए, ये निकल जाते हैं भारत से दूर। लेकिन अभी जो टॉकटे आया है, ये इसको जाना चाहिए था लक्षद्वीप के पास, ये डेवलप हुआ, मान लेते हैं मई का महीना चल रहा है, तो लक्षद्वीप के पास यहाँ पर कहीं साइक्लोन दो व्यापारिक पहुंचे टकरा गई, या उत्तरी जो व्यापारिक हैं और दक्षिणी व्यापारिक टकरा तो गई, तो इसमें दो प्रकार की मोशन हुई होगी। यानी अगर हम कहें, अब थोड़ा सा इसको साफ कर लेते हैं,
माना उत्तर की व्यापारिक और दक्षिण की व्यापारिक टकरा गई लक्षद्वीप के पास, तो नाच गई, चक्रीय गति उत्पन्न हो गई, साइक्लोन बन गई। तो एक तो ये एंटी क्लॉकवाइज अपनी अक्ष पर घूम रही होंगी, घड़ी की सुई के विपरीत उल्टा। दूसरी जो इनमें गति है वो होती है पूर्व टू पश्चिम, अपने ऑर्बिट पर, ये ईस्ट टू वेस्ट जाती हैं। तो इनको जाना चाहिए था इधर, लेकिन अभी आपने देखा कि महाराष्ट्र में, गुजरात में, जैसा कि मैंने कल पढ़ा, ये नुकसान पहुंचा रहे हैं। इसका कारण क्या है कि प्रकृति के खिलाफ ये चक्रवात भारत में क्यों आ गया या क्यों आ रहे हैं? इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि जो भारत है वो चाहे गुजरात हो या कर्नाटक हो, यहाँ कोस्टल रीजन में बहुत सारा डेवलपमेंट कर रहा है। केरल में भी बात कर लें, कोस्टल रीजन में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट कर रहा है। कोस्टल रीजन में या तटीय क्षेत्रों में डेवलपमेंट इसलिए होता है क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में जो आयात निर्यात होता है वो कोस्टल रीजन में बहुत बेहतर ढंग से होता है या बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए यहाँ पर एक औद्योगिक पेटी बन जाती है, चाहे वो पुणे की औद्योगिक पेटी हो या गुजरात की औद्योगिक पेटी हो या कर्नाटक बेंगलुरु की औद्योगिक पेटी हो, तो एक औद्योगिक पेटी बन जाती है, उद्योग लग जाते हैं। और अगर कहीं पर उद्योग लगे हैं तो इसका मतलब वहाँ पर रोडें बनेंगी, कंक्रीट बनेगी, तो कंक्रीट भी अधिक गर्म होगी, उद्योग भी प्रदूषण फैलाएंगे। प्लस अगर औद्योगिक क्षेत्र डेवलप हो रहा है तो इसका मतलब ट्रांसपोर्टेशन बहुत अधिक होगा, बहुत ज़्यादा वाहन गति करेंगे या प्रदूषण फैलाएंगे, जिसके कारण अंततः जो होगा यहाँ पर हाई टेम्परेचर डेवलप हो जाएगा, बहुत अधिक तापमान उत्पन्न हो जाएगा, या कहें कि ग्लोबल वार्मिंग का ये नकारात्मक प्रभाव है। और जब यहाँ पर बहुत अधिक तापमान डेवलप हो जाएगा तो क्या होगा, ये साइक्लोन जिसको प्रकृति के नियम के अनुसार अपनी ऑर्बिट पर अपनी कक्षीय गति में पूर्व से पश्चिम जाना चाहिए था, वो अगर यहाँ पर हाई टेम्परेचर डेवलप हो गया तो लो प्रेशर डेवलप हो जाएगा। जहाँ तापमान अधिक होता है वहाँ लो प्रेशर डेवलप होता है। तो इस साइक्लोन को, जो कि प्रकृति के नियमानुसार इसकी जो परिणति थी वो पूर्व से पश्चिम थी, लेकिन यहाँ का जो लो प्रेशर था वो इतना हाई लो प्रेशर हो गया, बहुत ही ज़्यादा निम्न वायुदाब बन गया, जिससे ये चक्रवात जिसे जाना पश्चिम था वो घूम गया पूरब की तरफ। और भारत के तटीय क्षेत्रों में इस नेचुरल डिज़ास्टर ने, आपदा ने, नेचुरल इसको कहना उचित नहीं क्योंकि मनुष्य के कारण हुआ, तो इस मैन मेड डिज़ास्टर ने भारत के जो तटीय राज्य हैं, चाहे वो केरल रहे हो अभी या कर्नाटक या महाराष्ट्र या गुजरात, ये बहुत प्रभावित हो रहे हैं ऐसे चक्रवातों से जो मानव की गतिविधियों के कारण भारत को परेशान कर रहे हैं। अब आप देख रहे हो ये चक्रवात आता है। अब चक्रवात जब आता है तो यहाँ पर खैर वो बहुत डीप चला जाएगा मामला, वाष्पीकरण होता है तो बारिश होगी। तो सीधी सी बात ये जान लीजिए, चक्रवात जब आता है तो चक्रवात चूँकि सूर्य मैंने बताया लंबवत होता है, तो लंबवत होगा तो जल से वाष्पीकरण होगा, और चक्रवात की जब हवाएं उठती हैं तो उस वाष्प को ऊपर लेके जाती हैं, और जब ये इधर प्रवेश करेगा तो वाष्प जब ऊपर जाएगी तो धीरे धीरे क्या होगा, ऊपर जाने पर हवाएं ठंडी होती हैं, ऊपर जाने पर तापमान कम होगा। जैसे ही हवाएं ऊपर जाएंगी तापमान कम होगा तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी बढ़ने लगेगी, और जैसे ही रिलेटिव ह्यूमिडिटी बढ़ेगी 100% हो जाएगी, तुरंत जो जलवाष्प ऊपर गई है उसका संघनन हो जाएगा, कंडेंसेशन हो जाएगा, या जो जल का जो गैसीय रूप जलवाष्प था वो संघनन के परिणाम स्वरूप तुरंत जल का जो गैसीय रूप जलवाष्प था वो तुरंत किस में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे ही उससे हीट निकलेगी, लेटेंट हीट निकलेगी, वो तुरंत जल में परिवर्तित हो जाएगा और बारिश हो जाएगी। तो इसीलिए चक्रवात की जो हवाएं ये गोली गोली एंटी क्लॉकवाइज आती हैं, पहली बात तो ये बहुत ही नुकसान करती हैं। और नुकसान कैसे करती हैं कि नुकसान पेड़ पौधे या मनुष्य के मकान सबको तोड़ फोड़ डालती हैं, उड़ा ले जाती हैं, साथ ही साथ भयंकर बारिश करती हैं। आज ही मैंने महाराष्ट्र की एक पिक देखी जहाँ पर सड़कें जो थी वो पानी से भर गई हैं एकदम, इतनी भयंकर बारिश हुई है। तो ये सब नुकसान है। यहाँ तक कि अभी तो आज मैं पढ़ रहा था कि कानपुर तक को अलर्ट दे दिया गया है कि ये और अभी अंदर आ सकता है। तो ये पूरी कंडीशन हुई। उम्मीद है आप इस नेचुरल डिज़ास्टर को, या नेचुरल कहना उचित नहीं है, मैं बार बार कह रहा हूँ, इस डिज़ास्टर को, आपदा को, मैन मेड डिज़ास्टर को समझ पाएंगे, क्योंकि मानव ने यहाँ पर ताप बढ़ाया है, प्रकृति ने नहीं। ठीक है ना। तो ये इंडियन ट्रॉपिकल साइक्लोन की बात हो गई। उम्मीद है ये पूरा आपको समझ में आ गया होगा, और यही यदि नहीं समझ में आता है तो वीडियो को 1-2 बार बैक करके आप देख सकते हैं। आगे अगर हम बात करें कि ट्रॉपिकल जो साइक्लोन होते हैं उनकी नेमिंग कैसे होती है, जैसे टॉक्टे अभी पढ़ा तो कैसे हुआ, तो अगर इसकी हम बात करें
तो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल जो ऑर्गेनाइजेशन है, एक मिनट, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, विश्व मौसम संगठन जो है, उसने कहा है कि जो क्षेत्र हैं जहाँ पर साइक्लोन उत्पन्न होते हैं वो आपस में नाम मतलब कैसे करते हैं, जैसे कि माना कि वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, विश्व मौसम संगठन ने कहा है कि जहाँ वहाँ पर क्षेत्र, जिन क्षेत्रों में चक्रवात आते हैं उन क्षेत्र के जो भी देश हैं वो आपस में बैठकर नाम देकर और हर चक्रवात जो आने वाले को एक एक नाम दे सकते हैं। जैसे मैं बताता हूँ एग्जाम्पल के द्वारा। इसी के तहत भारत के जो हिंद महासागरीय क्षेत्र के 13 देश हैं, जिसमें भारत भी है, पाकिस्तान भी है, श्रीलंका भी है, बांग्लादेश भी है, म्यांमार भी है, सऊदी भी है, तो इन 13 देश, ये क्या होता है, ये चक्रवातों के लिए, अभी जैसे टॉक्टे वाली बात करें या चक्रवातों के लिए बात करें, ये 13 देश 13 नाम देते हैं कि अब कोई चक्रवात आए तो उसका नाम ये रखना चाहिए। तो कितने नाम हो गए? 169। अब होता क्या है कि अब जैसे अभी चक्रवात आया तो भारत का जो चक्रवात है ये कहा जा रहा है कि म्यांमार का दिया हुआ नाम है। तो ये जो देश जो चक्रवात के नाम सुझाते हैं या 13 नाम देते हैं, इन्हीं नामों में से क्रम से सबके नामों को रखा जाता है। जैसे अभी टॉक्टे आया म्यांमार का, अगली बार कोई और आएगा तो दूसरे देश के द्वारा दिया गया नाम रखा जाएगा। तो ये एक ऐसे सिंपल सी पद्धति है जो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने सुझाई थी कि चक्रवात के नाम देशों द्वारा दिए गए नामों के आधार पर रखे जाने चाहिए क्रम से। तो भारत में जो रीजनल क्षेत्र के जो देश हैं वो 13 देश हैं, कई देश हैं उसमें, सऊदी अरब हो गया, यमन हो गया, पाकिस्तान, श्रीलंका, म्यांमार, तो ये 13 देश बैठते हैं, चक्रवातों के नाम देते हैं। अभी जैसे 13 उन्होंने नाम दिए, 169 नाम हो गए, उसमें से कुछ नामों का चयन होता है और सब देशों के नाम को क्रमवार रखा जाता है। तो इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। और ये टॉक्टे शायद जो मैंने जैसा कि पढ़ा गया भी न्यूज़पेपर में कि म्यांमार की एक छिपकली है और बहुत तेज तेज बोलती है, उसी के नाम पर इसका नाम टॉक्टे रखा गया है। अब बात आए कि निगेटिव इम्पैक्ट्स ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, यानी जो ये उष्णकटिबंधीय चक्रवात आए हैं इनके नकारात्मक प्रभाव क्या हैं। आपने खुद देखा कि ये बहुत सारे नकारात्मक प्रभाव करते हैं। पहली बात कि इनके नकारात्मक प्रभाव देख सकते हैं कि ये क्या करते हैं, कल्चरल लैंडस्केप यानी सांस्कृतिक जो भूदृश्य है, लैंडस्केप है, उसको प्रभावित करते हैं। जैसे चक्रवात जब आते हैं तो मानव निर्मित जितनी भी संरचनाएं होती, चाहे वो उसका घर हो, उसका कार्यालय हो, बहुत सारी चीज़ें, कोई उद्योग हो या कहीं पर पवन चक्की लगी हो, ये सबको उखाड़ फेंकते हैं। तो पहला तो क्या होगा, ये कल्चरल में बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन करते हैं, सांस्कृतिक परिदृश्य को ये बुरी तरीके से प्रभावित करते हैं। दूसरी बात अगर हम करें, ये नेचुरल लैंडस्केप यानी प्राकृतिक परिदृश्य, जैसे पेड़ पौधे, तो ऐसी बहुत सारी चीज़ों को ये नुकसान करते हैं, मनुष्य को भी ये नुकसान पहुंचा देते हैं। तो ये इस तरह के नुकसान भी करते हैं। साथ ही साथ साइक्लोन जब आते हैं तो आपने देखा होगा कि साइक्लोन जब आएंगे तो ये क्या करते हैं, ये चलते हैं ऐसे, तो कभी कभी साइक्लोन इतनी तीव्र गति से आते हैं कि इनके साथ जल आता है और जल जो आता है तरंग के रूप में वो तटों पर भयंकर ढंग से टकराता है और तटों पर बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। तो ओशियन वेव भी आ जाती है, तरंग भी आ जाती है, और ये तरंग जो तटीय या कोस्टल स्टेट होते हैं उनको बहुत ज़्यादा नुकसान करती है, क्योंकि पानी बहुत तेज़ ढंग से आता है और तट से टकरा जाता है। उसके पश्चात अगर हम देखें कि साइक्लोन जब आते हैं तो मैंने बताया कि जो ट्रॉपिकल साइक्लोन है इनकी नॉर्मली दिशा होती ईस्ट टू वेस्ट। तो ये ईस्ट टू वेस्ट आएंगे, यानी अगर ये बंगाल की खाड़ी से घुसेंगे तो उड़ीसा में वर्षा करेंगे, पश्चिम बंगाल में वर्षा करेंगे, और फिर आगे जाकर आप देखोगे कि राजस्थान में थार का मरुस्थल हो जाएगा। यानी इनकी पूर्वी भाग में जहाँ पर ये घुसते हैं वहाँ बहुत बारिश करते हैं, लेकिन जब आगे बढ़ते हुए जाते हैं तो चूंकि बारिश पहले ही कर चुके होते हैं, जलवाष्प वाटर वेपर ख़त्म हो जाती है, इसलिए यहाँ पर जाते जाते शुष्क हो जाते हैं, ड्राई हो जाते हैं, इनके पास जलवाष्प नहीं बची होती है जो राजस्थान में वर्षा करें। इसीलिए ये क्या होता है, चक्रवात के पूर्वी छोरों पर चक्रवात जिन भूमिखंडों में प्रवेश करते हैं उन भूमिखंडों के पश्चिमी छोरों पर, जैसे भारत में राजस्थान का थार का मरुस्थल, उन छोरों पर, या कहें कि चक्रवात जिन भूमि क्षेत्रों में प्रवेश करते हैं उन भूमि क्षेत्रों के पश्चिमी भागों में मरुस्थल का विकास हो जाता है। क्यों? क्योंकि चक्रवात जो होते हैं वो क्या करते हैं, अपनी जितनी भी जलवाष्प होती है उसको पूर्वी तटों में ही गिरा देते हैं। इसी तरह का आप देखोगे कि अरब का मरुस्थल आपको मिल जाएगा, इसी तरह आप देखोगे सहारा का मरुस्थल पश्चिमी तट पर मिल जाएगा। तो ये कुछ इसके निगेटिव इम्पैक्ट हैं
जो बहुत ज़्यादा मानव को प्रभावित करते हैं, प्रकृति को प्रभावित करते हैं इस डिज़ास्टर के। उसके पश्चात अगर हम बात करें कि साइक्लोन कंट्रोल मेजर्स क्या है, जैसे आपने देखा होगा कि अभी क्या हो रहा है कि जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है या आईएमडी है, वो क्या कर रहा है, आईएमडी जो है वो अपने रडार सिस्टम, सैटेलाइट सिस्टम के माध्यम से पहले ही उसने अपनी इन साइक्लोन्स की, इस चक्रवात की पूर्व सूचना दे दी थी और रेड अलर्ट जारी कर दिया था। अच्छा, चक्रवात की चेतावनी दी जाती है जिसमें 4 प्रकार के अलर्ट दिए जाते हैं। पहला रेड अलर्ट, उसके पश्चात ऑरेंज, और उसके पश्चात येलो अलर्ट, और उसके पश्चात ग्रीन अलर्ट। तो जब किसी भी प्रकार की कोई भी आपदा की, डिजास्टर की संभावना नहीं होती है तो ग्रीन अलर्ट दिया जाता है। येलो अलर्ट तब दिया जाता है जब कहा जाता है कि कोई आपदा हो सकता है आ जाए, यानी बहुत थोड़ी संभावना हो, तो उसे क्या बोला जाएगा, येलो अलर्ट। ऑरेंज अलर्ट किसको बोला जाता है, जब इस प्रकार की कोई हवा या तूफान आए इस प्रकार का, और कहा जाए कि उसकी जो उसमें वायु की गति है 65 किलोमीटर पर आवर है, ये हो जाए, तो उसे ऑरेंज अलर्ट दिया जाता है। इसी तरह अगर हम आगे देखें रेड अलर्ट, तो भीषण चक्रवात का रूप धारण कर लेता है 130 किलोमीटर पर आवर। तो इस 4 प्रकार के अलर्ट इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, ठीक है, ये देता है। ये पुणे में स्थित है और ये क्या करता है, ये अपने सैटेलाइट और रडार सिस्टम के माध्यम से इस आपदा को देखता है। सैटेलाइट के माध्यम से तस्वीरें ली जाती हैं और पता चलता है कि ये कहाँ पर है, कितना भीषण है, और इसके माध्यम से तटों को खाली करवाता है, मछुआरों को हटाता है, क्योंकि भीषण ढंग से प्रभावित करते हैं। तो ये तो एक हो गया रडार सिस्टम, या हम कहें कि इंडिया का जो भी आईएमडी का डिपार्टमेंट है वो क्या करता है, इन सारी चीज़ों का विश्लेषण करता है और लोगों को पहले से ही आगाह कर देता है कि आप तट खाली कर दीजिए। और साथ ही साथ सरकार को जब पता चलता है कि आईएमडी ने रेड अलर्ट दे दिया है या वहाँ पर समस्याएं उत्पन्न होने वाली हैं, तो सरकार एनडीआरएफ यानी नेशनल डिज़ास्टर रिस्पांस फोर्स को भेजती है और लोगों की सुरक्षा का प्रबंध करती है। दूसरा जो एक है वो ये है कि हम आर्टिफिशियल रेन के द्वारा चक्रवात को, इसका अमेरिका में बहुत ज़्यादा प्रभाव होता है या अमेरिका में इसको बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जाता है, आर्टिफिशियल रेन के द्वारा चक्रवात को समाप्त कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अमेरिका में आपको पता होगा हरिकेन आता है और वो बहुत खतरनाक होता है। अब इसको समाप्त कैसे करते हैं ये समझिए। आर्टिफिशियल रेन में क्या होता है कि चक्रवात के केंद्र में, चक्रवात की आंख में सिल्वर आयोडाइड डाला जाता है। अब सिल्वर आयोडाइड करेगा क्या ये समझिए। ये जो होता है ये सुपर कूल होता है, बहुत ठंडा होता है। सिल्वर आयोडाइड जो होता है वो सुपर कूल होता है। इसका मतलब समझिए कि मैंने बताया था कि चक्रवात का जो केंद्र होगा वो हाई टेम्परेचर होता है, बहुत अधिक गर्म होता है, और इसी के कारण वहाँ पर लो प्रेशर डेवलप हो जाता है। लेकिन अगर उसके केंद्र में चक्रवात की आंख में क्या डाला जाए, सुपर कूल्ड सिल्वर आयोडाइड डाल दिया जाए, और सुपर कूल्ड सिल्वर आयोडाइड क्या करता है कि पहली बात तो ये ठंडा होता है, तो चक्रवात का जो टेम्परेचर होता है उसको कम कर देता है, ठीक है। तो यानी अगर यहाँ पर हाई टेम्परेचर के कारण चक्रवात बन रहा है और अगर इसका टेम्परेचर कम कर दिया जाए, ठीक है, यानी लो टेम्परेचर कर दिया जाए, तो सीधी सी बात है बाहर से जो हवाएं आ रही थी भरने के लिए, तो अगर लो टेम्परेचर कर दिया सुपर कूल्ड सिल्वर आयोडाइड डाल के, तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर इसकी तुलना में हाई प्रेशर हो जाएगा। अब हवा कभी भी हाई प्रेशर से हाई प्रेशर की तरफ नहीं चलती है, इसलिए चक्रवात का ये क्या हो जाएगा, चक्रवात समाप्त हो जाएगा। दूसरा इसका प्रभाव क्या होता है कि मैंने बताया कि जब चक्रवात ऊपर जाता है तो अपने साथ कुछ वाटर वेपर या जलवाष्प लेकर जाता है, और जलवाष्प का संघनन तभी होता है जब उसके लिए हाइड्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई या आर्द्रता ग्राही नाभिक हो उसके पास। और चूंकि अगर चक्रवात में आर्द्रता ग्राही नाभिक का कमी है और हमने सुपर कूल्ड सिल्वर आयोडाइड के कण उसमें डाल दिए ऊपर से आँख से, तो जल के संघनन के लिए या जलवाष्प के संघनन के लिए, कंडेंसेशन के लिए उसे क्या मिल गया, सुपर कूल्ड सिल्वर आयोडाइड मिल गया। और चक्रवात के साथ जो भी जलवाष्प गई है उसको जैसे ही सुपर कूल्ड सिल्वर आयोडाइड का एक कण मिलेगा तो बूंद तुरंत उसी पर संघनित हो जाएगी, उसी के चारों ओर घेरा बना लेगी। बिना आर्द्रता ग्राही नाभिक या हाइड्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई के जो जलवाष्प ऊपर जाता है वो कभी भी संघनन नहीं करता है। तो ज़रूरी है वहाँ पर धूल कण होने चाहिए। अगर धूल कण नहीं है और आप सिल्वर
आयोडाइड, सुपर कूल्ड सिल्वर आयोडाइड डाल देते हो तो क्या होगा, वो जाएगा और उसी पर जलवाष्प संघनित हो जाएगी, क्योंकि उसको हाइड्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई मिल गया, आर्द्रताग्राही नाभिक मिल गया, और जैसे ही संघनन होता है, संघनन के परिणाम स्वरूप वर्षा हो जाती है। और अगर वर्षा हो गई तो ये जो हाई टेम्परेचर है ये तुरंत क्या हो जाएगा, ये हाई टेम्परेचर जो है, अगर वर्षा हो गई तो ये हाई टेम्परेचर लो टेम्परेचर में कन्वर्ट हो जाएगा, और लो टेम्परेचर का मतलब हाई प्रेशर होता है, और कभी भी बाहर से हाई प्रेशर से पवन हाई प्रेशर की ओर नहीं चलती है, और इसी के साथ चक्रवात समाप्त हो जाएगा। अब बात आती है कि आखिर सुपर कूल्ड सिल्वर आयोडाइड का छिड़काव कैसे करते हैं। क्या जैसे चक्रवात चल रहा है खूब तेज, तो जाके दौड़ कैसे, हरिकेन चल रहा है दौड़ के गए हरिकेन में डाल दिया, बिल्कुल नहीं। अगर आप इस प्रकार उसमें सुपर कूल्ड सिल्वर आयोडाइड डालने गए, वो आपको नचाकर बाहर फेंक देगा। तरीका ये होता है कि जो अमेरिका में फॉलो किया जाता है कि वो प्लेन से जाते हैं और ऊपर से चक्रवात के ऊपर निकल जाते हैं, और चक्रवात के ऊपर जाकर जो उसका जो आँख होती है चक्रवात की, और आँख में क्या करते हैं, ऊपर से छिड़काव कर देते हैं। और जैसे छिड़काव करेंगे दो प्रभाव, एक तो ये ठंडा होता है, तापमान कम कर देगा, और दूसरा एक प्रभाव, ये जो सुपर कूल्ड सिल्वर आयोडाइड के कण होते हैं ये आर्द्रताग्राही नाभिक उपस्थित कराएंगे, और जैसे ही आर्द्रताग्राही नाभिक चक्रवात को मिल जाएगा, चक्रवात की जलवाष्प को मिल जाएगा, तुरंत उनका संघनन हो जाएगा, और जैसे उनका संघनन होगा वर्षा हो जाएगी, और अंततः उसका तापमान कम हो जाएगा, हाई प्रेशर डेवलप हो जाएगा, और चारों ओर से आने वाली पवन रुक जाएगी। क्यों? क्योंकि पवन कभी भी हाई प्रेशर टू हाई प्रेशर नहीं चलती है। तो ये पूरा रहा मामला चक्रवात का। उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा और समझ में आया होगा। थोड़ा सा टेक्निकल चीज़ है, अगर समझ पाएँ 2-3 बार आप देखेंगे तो बिल्कुल समझ में आ गया होगा। तो ये पूरा टॉपिक रहा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, लिखा भी है सब्सक्राइब एंड शेयर, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए, और चैनल को खुद भी सब्सक्राइब करिए। और एक बात और, NCERT हम नेक्स्ट वीडियो में डालेंगे, वो हम रोक नहीं रहे हैं। नमस्कार, धन्यवाद, अपनी रक्षा करिए।